थैंक यू सो मच। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सत्कार, इसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन वाकई में जो खुशी आप लोगों ने मुझे दी है वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती। जय आरसीएम। आज मैं इस धरती पे आसाम में पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे मन से एक फीलिंग आ रही है कि मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता इस धरती से, इतने प्यारे लोगों से कोई पुराना सा रिश्ता है। कीसोल के माध्यम से मुझे अलग अलग जगह जाने का मौका मिला। अभी आप लोगों ने देखा कि हम अलग अलग जोन सेलिब्रेशंस करते हुए आ रहे हैं, पर आज कुछ एक अलग सी ही खुशी है। आप लोगों ने बीसी सर को कई बार सुना होगा और वो कहते हैं कि परमात्मा हम सबको कोई ना कोई संदेश देता रहता है। और वो कहते हैं कि जब हम बहुत जल्दी सुबह उठते हैं और अगर अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो वो संदेश आपको सीधे परमात्मा से आता है कि आपको कुछ जो करना चाहिए लाइफ में या जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो आपको डायरेक्ट करता है। और हम कितनी अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं वो ही तय करता है हमारी आगे की जर्नी को। कीसोल, आप सब इसका मतलब जानते हैं? अगर आसान से शब्दों में समझाऊं तो बिल्कुल सिंपल है। इसको हम की और सोल, चाबी, हमारे आत्मा की चाबी, ये वो चाबी है जो हमें हमारे अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के अपने सपनों को पूरा करने का मार्गदर्शन करता है और ये दिखलाता है कि अब हमने अभी तक की जो भी जिंदगी जी है, हमने अभी तक जो भी चीज़ें लाइफ में करी है वो सब बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कुछ अधूरे सपने जो हमारे छूट गए हैं, या ये कहें खास तौर से यहाँ पे महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर हम सपने देखना भूल गए हैं तो एक बार अपनी जागती हुई आंखों से सपना देखना फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कीसोल वो चाबी है वो आपके हर सपने को पूरा कर देती है। तो सुनना चाहते हैं कि ये सपने कैसे पूरे होंगे? क्योंकि इतना छोटा सा यस तो उन्हीं लोगों के लिए निकलता है जो अभी तक सपने नहीं देखते। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम सब पहले आंखें बंद करके आधे मिनट के लिए वो सपने देखते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपने इस ज़िंदगी में चाहते हैं। मैं आने वाले टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। जो ज़िंदगी हमने जी लिया उसको एक बार के लिए भूल जाइए, लेकिन हम आने वाली अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी में क्या सपने देखना चाहते हैं, एक बार आंखें बंद करके देखिए और वो विजुलाइज करिए जो आप लोगों ने आज तक सिर्फ ख्यालों में सोचा ही है कि काश ऐसा हो सका, काश मुझे ये मिल जाए, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। देख सकते हैं वो सपना? तो आई होप मेरी इस बातचीत के दौरान आप लोगों ने वो सपना ऑलरेडी देख लिया होगा। तो हम इसको पहले ये समझते हैं कि ये सब करना क्यों ज़रूरी है, कीसोल क्यों हमारे सामने आया, ऐसा क्या हुआ जिसने मेरे अंदर के उस जुनून को, उस जज्बात को जगा दिया, और क्यों ऐसा हुआ कि मुझे हर वो लड़ाई, हर वो जंग, हर वो चैलेंज सामना करने की वो ताकत दे दी कि चाहे जो भी हो जाए मैं हिंदुस्तान की हर एक महिला के उस सपने को पूरा ज़रूर करती रहूँगी। ये समझ लीजिए कि आपके ये जो छोटे छोटे सपने हैं, मैं छोटे छोटे इसलिए कहूँगी क्योंकि हम सब वही सपने देखने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है हमारे बस में हो पूरा करना, लेकिन आप लोगों के सबके
या मैं कहूँगी कि तमाम औरतों के सपनों को पूरा करना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। और मैंने ऐसा निश्चय क्यों किया, मैंने क्यों ये संकल्प लिया कि मैं हमारे देश की उन सारी महिलाओं तक खुद पहुंचकर उन्हें ये एहसास दिलाऊंगी कि आपको भी हक है, आपको भी हक है सपने देखने का, आपको भी हक है उन्हें पूरा करने का। क्योंकि अगर आज से हम कुछ सालों पहले जाएं, मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने खुद के इस आरसीएम सिस्टम की बात करती हूँ कि अगर हम आज से कुछ सालों पहले जाएं तो जब जब कोई आरसीएम का इवेंट होता था, जब जब कोई आरसीएम की मीटिंग होती थी, हमेशा ऐसा हुआ है कि पुरुषों को स्टेज पे सम्मान मिलता है और महिलाएं बैठ के तालियां बजाती हैं। सहमत है मेरी बात से? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? तो हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? या हम में काबिलियत नहीं है? क्या हम हकदार नहीं हैं उस सम्मान के? क्या हम किसी और से सक्षम कम है? आजमा के तो देखिए, ये दिन जरूर आएगा जब हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े होंगे और पुरुष हमारे लिए तालियां बजाएंगे। और आज ऐसा हो रहा है। मात्र 4 सालों में हमने हिंदुस्तान के हर शहर में कीसोल का परचम इस तरह से फैला दिया है कि हमारे पास ये पिंक ब्लेजर हो चाहे कीसोल के निर्जरा निर्भय हो, उन लोगों ने अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से ये लोगों को दिखा दिया है कि एक बार हमको मौका देके देखिए, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए हमें काबिल नहीं माना जाता है। तो मैं हिंदुस्तान की तमाम औरतों के लिए एक बार आप सभी से जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि वो उतनी काबिलियत रखती है कि एक बार उनको मौका देके देखिए, वो हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखती है। मैं आप सबसे आज पूछना चाहूंगी कि हम सब अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाले जनरेशन के लिए किस तरह का कल्चर, किस तरह की सोसाइटी चाहते हैं? कोई बता सकता है यहाँ पे? कुछ तो बोलिए, कुछ तो सोचते हैं अपने से बेहतर। तो क्या हम बेहतर जिंदगी नहीं जीते हैं आज? हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई कमी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी मिले। राइट? यही बात है। मानते हैं सब? क्या पुरुष भी ऐसा मानते हैं कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, हमारे बच्चों को आज की जो औरतों की जिंदगी है उससे बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए? तो इसका मतलब वो मानते हैं कि हमारे साथ कुछ तो इनजस्टिस होता है। मानते हैं ना? देखिए, आज बोलने में कोई संकोच मत करिए, क्योंकि आज आप जो कुछ भी बोलेंगे आपके दिल से सच्चाई निकलेगी। लेकिन ये मेरा वादा है, इस ऑडिटोरियम को आज छोड़ने से पहले आप सबके अंदर से एक ही आवाज़ निकलेगी कि अगर हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए अगर कोई सही जिंदगी देनी है तो वो सिर्फ कीसोल के माध्यम से ही शुरुआत होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कीसोल को करना मेरे लिए कोई पर्सनल मोटिव नहीं था। आप सबको अच्छी तरह पता है कि मैं पिछले 22 सालों से आरसीएम के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे काम हैं जो मैं पर्दे के पीछे रह के बहुत ही अच्छी तरह से कर रही थी। जानते हैं ना आप ये सब बात? तो ऐसा क्यों हुआ कि कीसोल के माध्यम से मुझे पर्दे के सामने आके आप लोगों से रूबरू होके कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने की जरूरत पड़ गई जो आज तक हमने आरसीएम में भी नहीं करी। तो ये समझ लीजिए कि ये इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द लैक्स ऑफ वुमेन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की लाखों महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन लाखों महिलाओं की कर्जदार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ उनके लिए ऐसा करूं जो मैं उनका अपने ऊपर जो कर्ज है
वो उतार सको। जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है? पक्का? आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे ताली मत बजाइए, क्योंकि ये खुशकिस्मती सबके साथ नहीं होती है, और वही मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है। आज मेरे पास चॉइस थी, मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। मैंने जो काम चाहा, जिस तरह से भी चाहा, वो सब करने की मुझे आज़ादी मिली। लेकिन हमारे देश में ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जिनको बेसिक फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, इस तरह की फैसिलिटीज तक भी नहीं मिल पाती। मानते हैं ना मेरी बात? अगर कुछ ऐसे पढ़े लिखे घरों में महिलाएं, लड़कियां पैदा होती है तो ये सब तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो आज़ादी नहीं मिलती कि वो बाहर जाके काम कर सके। राइट? इस बात से तो सहमत करते हैं? क्योंकि आप में से भी कई सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको लाइफ में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई ना कोई बाउंडेशन के साथ गुजरना पड़ता होगा। होता है ऐसा? अगर हम लड़कियों की बात करें तो जब वो माँ की कोख में होती है तभी से उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है। ये हमारे देश की बहुत ही दुखद सच्चाई है, लेकिन ऐसा होता है कि 7 लाख लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है हर साल। सोच के बहुत दुख होता है, लेकिन ये सच्चाई है। इन आंकड़ों को भूलना मत। 1 मिनट के लिए भी इन आंकड़ों को अपने जहन से बाहर मत निकलने देना, क्योंकि इन नंबर्स को जब मैंने बारीकी से समझा, उसी चीज ने मुझे मजबूर किया कि मैं कीसोल को इस तरह से हमारे देश में फैलाऊं कि ये सारे नंबर्स जीरो में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए इन नंबर्स को कभी भूलना मत। आप चाहे तो अपनी डायरी में, मोबाइल में नोट कर लेना, लेकिन इन नंबर्स को कभी भूलने मत देना जब तक हमारा मिशन पूरा ना हो जाए। हमारे देश में हर साल 10 लाख बच्चे गायब हो जाते हैं। हम सुनते हैं ना, न्यूज़ में देखते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, टचवुड होना भी नहीं चाहिए, लेकिन 10 लाख बच्चे हर साल गायब होते हैं, और उसमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। और सबसे दुख भरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर लड़कियां अपने जीवन का सिर्फ पहला दिन ही देख पाती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब नंबर्स आप लोगों को दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी ये माना जाता है कि लड़की पैदा होना एक अभिशाप है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो क्या हम ये ताकत रखते हैं कि हम देश की इस रूढ़िवादी सोच को, इस धारणा को बदल सकें? क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है? एज ए मदर, एक माँ के रूप में मुझसे तो ये सब चीज़ें ना सहन होती है, ना देखी जाती है। क्या आप लोगों से ये सच्चाई देखी जा रही है? क्या आपके अंदर की आत्मा झंझोड़ नहीं रही कि ये सब चीज़ें क्या है? आज के इस युग में जहाँ हम ये कहते हैं कि हम एक पढ़े लिखे देश में हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, क्या आपको यकीन होता है कि ये सारे नंबर्स एक्चुअली हमारे ही देश के हैं, हमारे ही उस समाज के हैं जिसपे हम उठते बैठते हैं, जहाँ हम दिन रात रहते हैं? गर्ल्स को हर रूप में पुरुषों के सामने, लड़कों के सामने इग्नोर किया जाता है। उनको कहीं पर भी कोई प्रेफरेंसेस नहीं मिलती है। 50% लड़कियां, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे 50% लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती हैं।
उनको जैसे ही वो इस काबिल होती हैं कि वो थोड़ा बहुत भी काम कर पाए, उन्हें घर के काम में या बाहर के काम में भेज दिया जाता है, उन्हें पढ़ने तक का मौका नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो शुरुआती दिनों में स्कूल जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो स्कूल जाना छोड़ देती है जैसे ही वो किशोर अवस्था में आती है, जब उसको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमारे इन स्कूल्स में, इन गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते, उनके लिए हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती। सोच के भी हंसी आती है कि हम कैसे देश में रहते हैं, हमारे देश की स्थिति क्या है। 45% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से भी कम में हो जाती है। यस, एंड आपको अगर मेरे इन नंबर्स पे यकीन ना हो, आप जाके कहीं पे भी स्टडी कर सकते हैं। मुझे भी शुरू में यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहां मेरे परिवार में तो मुझे सौरभ के बराबर, या ये कहूंगी कि सौरभ को जितनी फैसिलिटी दी जाती है उससे ज्यादा मुझे दी जाती है। तो ऐसा कैसे संभव है? और शायद आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही है हमारे देश में, जहां पे 70% जो वुमेन है, जो औरतें हैं, वो हमारे वर्क फोर्स में, जो इंडिया में जितने लोग काम करते हैं, वो उसका हिस्सा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें ये माना जाता है कि हमें सिर्फ घर पे बैठ के घर का ख्याल रखना है, बच्चों को रखना है, हम हमारे देश की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन देने के लायक ही नहीं है। है ना ये सारे नंबर्स चौंकाने वाले हैं? अंदर से कुछ दुख हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है। अगर सोचिए कि इन सारे आंकड़ों में कहीं ना कहीं आप और मैं भी होते, तो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हम उतनी दुख भरी, उतनी दर्दनाक जिंदगी जी भी पाते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं हम अपने आप के लिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे मुझे इस तरह की कोई भी सोचने की ज़रूरत भी नहीं, और साथ ही साथ मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ मुझे अपने करियर को कंटिन्यू करना, अपनी लाइफ की हर उस चीज़ को करने की पूरी आज़ादी थी जो मैं करना चाहती थी। और इसीलिए मैंने अपनी चॉइसेस को कभी भी नहीं बदला, और मैंने ये ठान लिया कि मैं उन करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ करके रहूंगी जिनकी मैं कर्जदार हूं और जिन लोगों को ये मौका नहीं मिला। और मैं तो ये कहूंगी कि आप सब जिनको आज यहाँ बैठने का, कुछ न कुछ अचीव करके बैठने का, PQC अचीवर्स बनके निर्जना निर्भय में आके ये मौका मिल रहा है, आप सब उन लाखों महिलाओं के कर्जदार हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे देश की औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए, हमारी आने वाले जनरेशन के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो शायद कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि ये ताकत सिर्फ और सिर्फ RCM में है, जहाँ पे हम देश के कोने कोने में पहुँच के उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और हम आपका हाथ पकड़ के आपको इन सारी परेशानियों से, इस सारे दुख से बाहर निकाल के आपके सपनों को पूरा करने में आपको समर्थन देंगे। करना चाहते हैं ऐसा? पक्की बात। देखिए, जब तक आप की सोल के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप इसमें कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि की सोल का मतलब मैं नहीं, की सोल का मतलब हम हैं। और जब तक हम सब साथ मिलके एक दिशा में, एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम की सोल पे कुछ भी बहुत बड़ा कर सकें। तो एक बार हाथ ऊपर करके आप जो भी मेरे साथ हैं, अगर नहीं भी है तो भी हाथ खड़ा मत करिए, लेकिन जो भी मेरे साथ है इस मिशन में, इस अभियान में,
जो मैंने लिया है कि हम हमारे देश की तमाम औरतों को इस सारी दुख से, इस पूरी पीड़ा से दूर करके एक ऐसा खुशहाल भारत बनाएंगे जहां पे सर कहते हैं ना कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया है। कहते हैं ना सर, एक बार उनका यही सपना है कि हम हमारे देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहा जाए। उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की तमाम औरतों के सपोर्ट से हम टीसी सर को ये विश्वास दिलाएं कि वाकई में हम हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया कहला सकते हैं। आज हम एक ऐसे दौर पे खड़े हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हम एक ऐसे दौर पे खड़े हैं जहां पे हम पूरे इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हमको क्या करने की जरूरत है? आज से अगर मैं 10 साल आगे जाऊं तो हमारे देश की महिलाओं की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होगी। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लेकिन महिलाओं से तो ऐसा ही लगेगा। मैं पुरुषों से जानना चाहूंगी, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम कैसे इसको अच्छा प्रूव कर सकते हैं, बताएंगे कभी? देखिए, अच्छा तो तब होगा ना कि महिलाओं का कोई कंट्रीब्यूशन हमारे देश में होगा, वरना जनसंख्या को बढ़ाने के अलावा हम और कर क्या रहे? कि उनको हंसी आ रही है क्योंकि वो भी जानती है कि कहीं ना कहीं मैं सच ही बोल रही हूँ। तो ये सब तब अच्छा होगा जब हम ये जान लें कि हम हमारे देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और एक बार हम ये जान लें कि हमें कैसा भविष्य चाहिए। कहते हैं ना, जब तक आपको ये पता ना हो कि आपको जाना कहाँ है, आप अपने रास्ते में सिर्फ भटकते ही रहेंगे। आज आपको ये तय करना है कि हम कीसोल के माध्यम से कहाँ जाना चाहते हैं। रास्ता मैं बताऊंगी, लेकिन मंजिल आप लोगों को तय करनी है। तो हमें पहले ये निश्चय करना है कि हम कीसोल के माध्यम से हमारे इस देश को, हमारे समाज को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि एक तो सिचुएशन वो है जो आज की है, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के बीच में वो समानता नहीं है। चाहे आप इस चीज को सच माने या ना माने, समानता तो नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन वो है जहाँ पे महिलाओं और पुरुष के बीच में बिल्कुल इक्वालिटी है। ठीक है, तो आज हम डिसाइड करते हैं कि हमें दोनों में से कौन सी सिचुएशन में जाना है। डिसाइड कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल संभव है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक समान, एक जैसा दर्जा, एक जैसी सिचुएशन और एक जैसा मौका। मैं तो सिर्फ मौका देने की बात कर रही हूँ। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितना कर पाएंगे, वो तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए एक बार। हमारे देश में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, मानते हैं? माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। हमारे देश में कई सारे फीमेल लीडर्स हुए हैं, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, झांसी की रानी, जिन्होंने हमें ये यकीन तो दिला दिया है कि महिलाओं के अंदर बहुत असीम शक्ति होती है, बहुत संभावनाएं होती है। लेकिन उस शक्ति को किस तरह से उजागर किया जाए, उनको ऐसा कौन सा रास्ता दिया जाए, वो अब हम निर्भर करता है हम कैसे उसको प्रूव करके रहेंगे। ये एक बहुत ही खास नंबर है। मैं आप लोगों को सबका ध्यान यहाँ पे और ज़्यादा चाहूँगी, क्योंकि शायद आपको यकीन ना हो जिस नंबर की अब मैं बात करने वाली हूँ। हम सब यहाँ पे बहुत सारे हमारे लीडर्स बैठे हैं जिनको नंबर्स, कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आती है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है ना। हम सालों से पीवी कैलकुलेशन और ये सब करते आते हैं। तो मैं अब एक ऐसे आंकड़े के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी जो मैंने नहीं, IMF ने कहा है। जिस दिन पुरुषों के बराबर हमारे देश में महिलाओं की वर्कफोर्स होगी, जो काम करने वाली हमारी जो दल है,
वो जिस दिन पुरुषों के बराबर होने लग गई, इंडिया की जीडीपी रेट 27% हो जाएगी। शायद आपको 27% पे यकीन नहीं आ रहा हूं। मैं आज की रेट कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज द जीडीपी रेट ऑफ 2022? इंडिया की 2022 की जीडीपी रेट है 3.2% ओनली। तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस दिन महिलाएं इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगी, हम इंडिया को किस स्टेज पे लेके जाएंगे जहां हमारी जीडीपी रेट बढ़ के सीधे 27% पे हो जाएगी। अरे महिलाएं अपने आप के लिए तालियां तो बजाइए, क्योंकि जो आप कर सकती है वो देश के पुरुष भी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा नहीं मानना है, ये हमारे देश के बड़े बड़े कैलकुलेशन करने वाली इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि महिलाओं के अंदर वाकई में वो ताकत है कि वो पूरे देश की काया पलट कर सकती है। तो इसका मतलब ये तो तय हुआ कि जिस देश में महिलाएं एम्पावर हो जाती है, वो देश अपने आप में समृद्ध बन जाता है। कोई शक? मुझे तो कोई शक नहीं है। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये सब चीजें मैं किसी सोशल कॉज के लिए कर रही हूँ, किसी पे एहसान करने के लिए कर रही हूँ। अपने दिमाग में एक मिनट के लिए भी ये मत आने दीजिएगा। खास तौर से पुरुषों से बोलूंगी कि हम महिलाओं को, बिचारी महिलाओं पे कोई एहसान कर रहे हैं। हमें कोई एहसान की जरूरत नहीं है। ये हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे। यस और नो? अब टाइम आ गया है कि हम इन सारी बातों को, इन सारे जज्बात को एक्शन में बदल दें। आर यू ऑल रेडी? तो कैसे करेंगे? कैसे होगा ये? थोड़ी थोड़ी दबी दबी आवाजों में निकल रहा है। जोर से बोलिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ संभव है की सोल से, की सोल की उस पावर से जिसको आज हम सब इस हॉल से बाहर जाने से पहले अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा के अंदर पूरी तरह से बिठा लेंगे और ये प्रण लेके जाएंगे यहाँ से कि अगर हमारे देश में कोई बदलाव लेके आना है, हमारे समाज में वाकई में हमें कोई इकोनॉमिक डिफरेंस लेकर आना है, तो ये की सोल से जितनी जल्दी संभव है और किसी की ताकत नहीं है कि इसको इस तरह से बदल दे। तो आज आप सभी लोगों से, टीसी सर हमेशा कहते हैं कि ये हम जितनी बातें करें उसका कोई मायना नहीं है अगर हम दिल से संकल्प ना लें। तो मुझे आज आप सभी लोगों से कुछ संकल्प चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के आज मुझसे प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि ये तो मुझे यकीन है कि अगर आप आज यहाँ पे बैठे हैं तो आपका कुछ न कुछ की सोल से, दिल से रिश्ता है। तो अपने उसी दिल पे हाथ रख के मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि ये जो बदलाव हम लेकर आने वाले हैं, ये जो चेंज हम लेकर आने वाले हैं, हम इसमें सबसे पहला कदम रखेंगे बदलाव। प्रॉमिस? हम हमारे देश की, हमारे जितनी आपकी अप्रोच है, मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप पूरे देश में मेरे साथ घूमिए, लेकिन जितना भी आपका दायरा है, उस दायरा में हर एक औरत, हर एक लड़की को उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाएंगे जिसका नाम है की सोल। प्रॉमिस? ऐसे धीरे से यस नहीं चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी, सिर्फ महिलाओं की नहीं बोलूंगी मैं, हम सबकी, महिलाओं और पुरुष, ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस हाइजीन कैंपेन की हमने शुरुआत की है उसको हम अपने देश में, अपने हर उस इलाके में जहां हम आज तक नहीं भी गए हैं,
वहां पहुंच के महिलाओं की हाइजीन रिलेटेड समस्याओं को दूर करने में जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो हम पूरी तरह से देंगे। प्रॉमिस? यहाँ पे कुछ भी यस बोलने से पहले सोच लीजिएगा, मैंने यहाँ स्पेशल कैमरास लगा रखे हैं। और मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, जो लोग एक बार मुझे की सोल से ज्वाइन कर लेते हैं, मैं उन लोगों का हाथ नहीं छोड़ती हूँ। वुमेन हाइजीन हमारी एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी इस पे। हमने सैनिटरी नैपकिन्स तो 2018 में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। सैनिटरी नैपकिन्स बिक भी रहे थे। धीरे धीरे हमने इंटीमेट वॉश इंट्रोड्यूस किया, वो भी बिक रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं कुछ आंकड़ों को देखती थी, जब हम हाइजीन के बारे में बात करते थे, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जब भिलवाड़ा के ऑडिटोरियम में की सोल पे कोई भी बात होती थी तो पुरुषों को बाहर भेज दिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उनको इस बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता था और महिलाओं को भी संकोच होता था कि आप इन टॉपिक के बारे में उनके सामने हमसे कैसे बात करेंगे। तो हालांकि मैं इस चीज के फेवर में शुरू से नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है हम पहले उससे बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि जितना जरूरी इस बारे में महिलाओं से बात करना है, उससे कई ज्यादा जरूरी पुरुषों से बात करना है। क्योंकि जब तक हमारे घर के पुरुष ये नहीं समझेंगे कि हम किस पीड़ा से गुजरते हैं, किस तकलीफ से गुजरते हैं, हम कभी भी इसको जड़ से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे मुझे कुछ भी एफर्ट करने पड़े पुरुषों को ये समझाने में कि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर इस टॉपिक पे डिस्कस खुल के नहीं करेंगे तो हम कभी इस प्रॉब्लम का हमारे देश से निवारण कर ही नहीं सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारे देश में जितने लड़के हैं, जो अपकमिंग बॉयज हैं, उनको शुरुआती दिनों से स्कूलों में इस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हर लड़की को गुजरना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, पीरियड्स आना प्रॉब्लम है या नहीं आना प्रॉब्लम है? क्योंकि सबको पता है। अच्छा, क्यों प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं आएगा तो वो कभी मां नहीं बन सकती, और ऐसा होता है तो पूरा परिवार परेशानी में आ जाता है। होता है ऐसा? तो फिर क्यों इस पीरियड्स को इतना गलत माना जाता है? एकदम सिंपल सी चीज है, ये ईश्वर का दिया गया एक वरदान है महिला को, जिसकी वजह से वो मां बनती है। लेकिन हमारे देश में इसको अभिशाप के रूप में माना जाता है, जैसे कि ये कोई बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही गंदी चीज है, जिसके बारे में बात करने से ही हम अशुद्ध हो जाएंगे। होता है ना ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि ईश्वर के आने से पहले आप खुल के पुरुषों के सामने इस टॉपिक पे बात करेंगे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये डिस्कस भी किया हो कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है कि हमारे इंटीमेट एरिया को हमको किससे वॉश करना चाहिए? किसने आपको बताया? क्या पुरुषों को ये पता है कि हमारा देश सर्वाइकल कैंसर में पूरे विश्व में नंबर 2 पोजीशन पे आता है? क्या आप जानते हैं? मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्य सुना देती हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की वो स्थिति है हाइजीन को लेकर। सुनना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? क्या करेंगे जानना? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां लड़कियों को पीरियड्स के दौरान किसी भी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है जहां पे कोई आता जाता नहीं है।
कोई आता जाता मतलब इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे हवा पानी भी नहीं आता है, उनको 2 वक्त के खाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है, उनको बेसिक फैसिलिटी ऑफ हाइजीन जिसको हम सैनिटरी नैपकिन्स बोलते हैं वो तो दूर की बात है, उनको अपनी क्लीनिंग के लिए भी कोई मीडियम नहीं दिया जाता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं आपको कोई स्टोरी बना के नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी अपनी महिलाओं ने जब ये हाइजीन कैंपेन किए तो ये कहानी